अस्सलामुअलैकुम मेंबर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। आज के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री से और ट्रंप के बारे में भी गुफ्तगू करेंगे और फर्दर भी। पहले फॉरेक्स फैक्ट्री यानी जो रोज़मर्रा की खबरें हैं उनको पढ़ते हैं। मार्केट ओपन होने जा रही है मंडे 27 को। पहली न्यूज़ है CNY यानी चाइनीज़ जो करेंसी है, आई थिंक युआन, लेकिन इसको हम ट्रेड नहीं करते, इसको इग्नोर करें। उसके बाद स्विस फ्रैंक की न्यूज़ है। जो इनका सेंट्रल बैंक है उनके चेयरमैन ने जो है वो स्पीच देनी है। ये भी स्पीच जब आएगी वो पॉलिसीज रेट बताएंगे तो ही समझ आएगी, तो ही पता चलेगा। वो भी स्पीचेस वगैरह का आपको पता ही है। इसके अलावा पहली और इम्पोर्टेंट न्यूज़ CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो कि डॉलर के हक में पॉजिटिव है। इतनी बड़ी पॉजिटिव ये न्यूज़ नहीं होती कि ट्रेंड चेंज कर दे, ठीक है। ट्रेंड इस टाइम पे किसी भी बात पे ट्रिगर हो सकता है, बुलिश वे में भी रिच में भी। दैट्स वाई मैंने रिकमेंड किया था कि अभी लॉन्ग टर्म मत सोचें, शॉर्ट टर्म में बाइंग और सेलिंग करें। लॉन्ग टर्म का भी वाजिया हो जाएगा, बट शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट बाइंग या सेलिंग, वो भी ब्रेकआउट्स के ऊपर, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट के ऊपर करें। अच्छा, अब CPI काफ़ी लोग जो हैं वो सेलिंग के इंतज़ार में भी बैठे हुए हैं और इट्स ओके, बट एटलीस्ट अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो जारी रखें। लॉन्ग टर्म अपनी जो ट्रेड आपने 1 साल के लिए सोची हुई है उसको 1 साल वाली लॉट के लिए के हिसाब से ही बाइंग सेलिंग किया करें। इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है ना उसके फैसले रोज किया करें। अच्छा, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर की CPI की क्वार्टर रिपोर्ट है जो कि एक पॉजिटिव तो नहीं है, ओवरऑल इकोनॉमी के लिए नेगेटिव रिपोर्ट है। सालाना में भी CPI बढ़ रही है जिसकी वजह से पॉसिबल है कि जो करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि इसका इंटरेस्ट यानी न्यूज़ के टाइम पे वैसे तो करेंसी वीक होनी चाहिए इसके ऊपर, बट इंटरेस्ट रेट क्योंकि कट नहीं करती, जब CPI बढ़ती रहती है गवर्नमेंट, तो करेंसी उस सूरत में मेंटेन रहती है, या अगर पॉलिसी गवर्नमेंट की अच्छी हो तो बढ़ती है, वरना रुक भी जाती है, यानी कोई खास इंपैक्ट भी नहीं होता। बट इसके अंदर ये बुलिश है ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए, और ये पेयर्स जो ऑस्ट्रेलिया है और JPY वगैरह हैं, इन पेयर्स के ऊपर भी मूव कर जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अगली जो खबर है वो है बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर बेली ने स्पीच देनी है। बैंक ऑफ कनाडा के मॉनेटरी पॉलिसी रेट रिपोर्ट है, और पॉसिबिलिटी ये है कि इस हफ्ते में, जो हफ्ता जिसकी मैं खबरें पढ़ रहा हूँ, आई थिंक 2 इंटरेस्ट रेट कट हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2 इंटरेस्ट रेट कट होने जा रहे हैं, एक कैनेडियन डॉलर का और एक यूरो का। अब ये भी ना, अच्छा, ये जो रेट कट्स है ना यूरो के या जो दीगर, मैं आपको बता रहा हूँ, ये गोल्ड को भी ट्रिगर करते हैं। कैसे? इन्वेस्टर्स के बिहेवियर किसी टाइम पे भी किसी वक्त भी चेंज हो जाता है, हो सकता है, ठीक है। इन्वेस्टर्स की जो पॉसिबिलिटीज हैं या जो प्रोबेबिलिटीज हैं गोल्ड के बाइंग सेलिंग की, वो इन इंटरेस्ट रेट के बाद चेंज हो सकता है। आपको मेरे रिसेंट जो लास्ट मैंने दिसंबर के अंदर एनालिसिस किए थे उसमें याद होगा कि जैसे ही जंगें रुकेंगी और इंटरेस्ट रेट, गोल्ड एक बार बाय जाएगा, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू हो जाएंगे उसके टाइम पे तो इम्पैक्ट आएगा, बट इंटरेस्ट रेट जब एक सब कट हो जाएंगे ना, तो उसके बाद गोल्ड के पास जो इकोनॉमिक्स, मैक्रो माइक्रो इकोनॉमी है या इससे रिलेटेड जो न्यूज़ हैं, उधर गोल्ड की बाइंग की रीज़न नहीं है, ठीक है। अभी हैं, अभी मैं आपको बता दूं तो 2 इंटरेस्ट रेट कट होने जा रहे हैं। कैनेडियन डॉलर का 25 पॉइंट का मार्केट ट्रिगर कर सकती है, बट 25 पॉइंट्स के ऊपर अमूमन इन्वेस्टर जो है वो रिएक्ट नहीं करते। कैनेडियन डॉलर के लिए ये एक नेगेटिव खबर है। उसके बाद फेडरल फंड्स रेट है जो कि रेट मेंटेन करने का सोच रहे हैं। ये अगर कट लगता है तो डेफिनेटली ये भी गोल्ड को ट्रिगर कर सकता है, लेकिन ये डॉलर के लिए अच्छी खबर नहीं होगी अगर ये कट लगता है। बट हम अगर रिसेंट अगर एनालिसिस देखें तो डॉलर भी स्ट्रांग हो रहा है और गोल्ड भी स्ट्रांग हो रहा है। बट ये इंटरेस्ट रेट लगता है नहीं लगता, ये ट्रंप आया है, ट्रंप इंतजामिया आई है, उनको फॉलो करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उनकी पॉलिसीज को देखना पड़ेगा कि वो इन्फ्लेशन का टारगेट क्या देखते हैं या इंटरेस्ट रेट से वो क्या अचीव करना चाहते हैं। इसके बाद अगली इस बड़ी की खबर इस हफ्ते की वो है मेन रिफाइनेंसिंग रेट, यानी यूरो का इंटरेस्ट रेट कट होने जा रहा है। ऊपर वो, फिर यूरो। अब यूरो का भी तकरीबन 25 पॉइंट का कट लगने जा रहा है। ये मार्केट को बहुत ज़्यादा ट्रिगर नहीं करेगा। 50 पॉइंट का कट लगता तो मार्केट क्रैश करती। 25 पॉइंट के ऊपर मार्केट रिएक्ट जरूर करेगी। यूरो के अगेंस्ट है, यूरो के हक में ये खबर नहीं है, लेकिन मार्केट अगर कहें ना क्रैश लॉन्ग टर्म में यकदम क्रैश करे तो नहीं करेगी। लॉन्ग टर्म के अंदर मार्केट जो है यूरो के अंदर हम मजीद सेल ट्रेंड देख सकते हैं। उसके बाद USD का डाटा है एडवांस GDP क्वार्टर रिपोर्ट, जो कि मतलब कम है, 3.1 थी लास्ट क्वार्टर की रिपोर्ट। इस क्वार्टर के बाद GDP की ग्रोथ के अंदर पिछले जो 3 महीने थे
उनसे कमी आई है, ठीक है, यानी 3-4% गिरा है, जो कि नेगेटिव खबर होगी। इसके अलावा यूएसडी की अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स न्यूज़ है, जो कि कम है, जो कि डॉलर के लिए एक पॉजिटिव खबर है, और ये मार्केट के अंदर एक स्पाइक की मूवमेंट जो है वो क्रिएट कर सकती है, ठीक है। ये मार्केट के अंदर एक स्पाइक वाली मूवमेंट जो है वो क्रिएट कर सकेगी या कर सकती है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये भी सुननी पड़ेगी, क्या कहते हैं, क्या मॉनेटरी पॉलिसी है, महंगाई से रिलेटेड डाटा क्या है। जर्मन प्रीलाइम सीपीआई जो कि 0.5 से 0.1 पे आ गई है। जर्मन प्रीलाइम सीपीआई कम होने का मतलब ये है कि ये भी एक नेगेटिव खबर है यूरो के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट हुआ है और मज़ीद भी हो सकता है इस खबर के बाद, क्योंकि ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखने पे यकीन नहीं रखते, कम ही देते हैं। जीडीपी अगर हम देखें कैनेडियन डॉलर की फिर न्यूज़ है, जीडीपी की मंथली रिपोर्ट है 0.3% -0.1%, यानी कि जीडीपी -1% पे चली गई है, ये भी नेगेटिव खबर है। कोर पीसीई इंडेक्स और एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स, कोर पीसीई इंडेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 0.1 से 0.2% पे चली गई है, और ये अगर कंटिन्यूसली पीसीई और यूएसडी की सीपीआई बढ़ती है तो पॉसिबल है कि जो इंटरेस्ट रेट है डॉलर का वो मेंटेन किया जाए। अगर, क्योंकि दो इंटरेस्ट रेट इस हफ्ते लग रहे हैं, एक कैनेडियन डॉलर का, एक यूरो का, और यूरो का इंटरेस्ट इस कट के बाद 2.9 पे चला जाएगा, जो कि बहुत लो है। इससे ज़्यादा वो कितना कट करेंगे, या पॉसिबल है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोलें कि भाईजान, क्योंकि ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दीगर ममालिक भी अपने जो है सीपीआई से रिलेटेड महंगाई इन्फ्लेशन रिपोर्ट देते रहते हैं, तो इस कट के बाद अगर डॉलर कट नहीं लगाता तो पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड क्रैश भी कर सकता है। मैं इस टाइम के ऊपर लॉन्ग सेलिंग लॉन्ग बाइंग के हक में नहीं हूँ। हाँ, गोल्ड एंड ऑफ दिस ईयर पॉसिबिलिटी है कि 3,000 क्रॉस करे और 3,000 को टच करे, तो लॉन्ग टर्म में बाइंग तब करेंगे जब एक बड़ा क्रैश देगा, ठीक है। बड़ा क्रैश नहीं देता, बाइंग का सबब भी नहीं बनता, बाइंग की पोजीशन ही नहीं बनती, बाइंग बनती ही नहीं है। अब टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर चलते हैं। मार्केट के अंदर जो टेक्निकल एनालिसिस हैं वो क्या कह रहे हैं, तो हम जल्दी से ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे, गोल्ड के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस कोशिश करेंगे कि आपको दें और आपको गाइड करें। प्यारे भाइयों, मैं फर्स्ट टाइम के टैब के ऊपर एनालिसिस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा अगर डिले हो, वैसे हुआ नहीं है तो माजरत कीजिएगा, सेटिंग भी मेरे वाली नहीं हुई। अच्छा प्यारे भाइयों, देखें, मसला ये है, प्रॉब्लम ये है कि कुछ सेटअप अवेलेबल हैं जो कि अगर मैं गलत नहीं होऊंगा, जो इंट्राडे टाइम फ्रेम्स के ऊपर अवेलेबल हैं। कुछ सेटअप्स हैं जो इंट्राडे टाइम फ्रेम यानी H1 H4 के ऊपर अवेलेबल हैं, सॉरी H1 और M30 के ऊपर अवेलेबल हैं। 1 मिनट में ज़रा चार्ट ओपन कर लूँ, 30 मिनट का चार्ट। ये देखें, एक स्ट्रक्चर है जो कि पॉसिबल हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर लग रहा है। कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर? छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ये स्ट्रक्चर लग रहा है कि मार्केट जो है वो हेड एंड शोल्डर वगैरह बना रही है, यानी एक रिवर्सल का सबब बन सकती है मार्केट। खैर, इस चीज़ को आपने इग्नोर करना नहीं है, इस चीज़ को आपने देखना है। 1 मिनट मुझे ज़रा इसको ड्रॉ करने दें। मैं बजाय माउस के टच यूज़ कर लेता हूँ इसका, मैं बड़ा कंफर्टेबल रहूँगा। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ना मैं प्लेस कर देता हूँ इस जगह पे, ये इस जगह पे, ये एरिया अगर, क्योंकि ये मैंने पहले देखा लास्ट टाइम पे भी इस तरह का स्ट्रक्चर बनना, क्योंकि वो माइक्रो स्ट्रक्चर था, छोटे स्ट्रक्चर के अंदर आता था और फ्लैग बन गया था बाद में, तो ऐसा शक पड़ा था कि हेड एंड शोल्डर बना, बट वो बहुत छोटा था, हेड एंड शोल्डर बड़ा होना चाहिए। अगर हम M15 के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये एरिया अगर इसका ब्रेक करता है, इसकी नेकलाइन अगर ब्रेक करती है, ये वाला एरिया ब्लू लाइन, तो डेफिनेटली एक फार्मूला X को यूज़ करते हुए हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे, ठीक है। हम फार्मूला X को यूज़ करते हुए इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग करेंगे, यानी शॉर्ट टर्म सेलिंग करेंगे। शॉर्ट सेलिंग से मुराद ये है, यानी फार्मूला X क्या है तो आप लोगों को पता है कि हम इस तरीके से फार्मूला X का यूज़ करते हुए बहुत लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म एक सेलिंग करेंगे। क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म इसका H4 D1 के ऊपर जो ट्रेंड चल रहा है वो बाइंग में है, और इस टाइम के ऊपर, इन टाइम फ्रेम्स के ऊपर कोई भी रिवर्सल स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। हाँ, मार्केट लास्ट टाइम जिस हाई से गिरी थी
उस हाई के करीब आ चुकी है काफ़ी ज़्यादा, यानी मार्केट काफ़ी ज़्यादा उसके पास आ चुकी है। मैं लाइनें शाइनें रिमूव कर देता हूँ अच्छे से, ये ऐसे। अब ये देखें, लास्ट टाइम मार्केट इस एरिया से गिरी थी, अभी इस एरिया के ऊपर आ गई है, और गोल्ड सपोर्ट और अपनी रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है। अपने जो ये लोज और अपने हाईज़ है ना, इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है और बड़ी देर रिस्पेक्ट देता है। अभी फ़िलहाल मेरे पास एनालिसिस नहीं है कि मार्केट इसको ब्रेक करती है, अगर करती है फिर तो मज़ीद ये बाय चला जाएगा, क्योंकि मुझे ये था कि इस एरिया को तो कम अज़ कम मार्केट ब्रेक करेगी, जो लास्ट टाइम मैंने बताया था, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करेगी, इस रेजिस्टेंस को नहीं मार्केट फॉलो करने देती। अब ये वाला ऊपर एरिया गोल्ड का M30 M15 के अंदर एक रिवर्सल स्ट्रक्चर है, जिसकी अभी इतने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ज़रूरत नहीं थी। ये D1 की कैंडल बड़ी मैटर करती थी, जो कि फ़िलहाल रेजिस्टेंस से नीचे क्लोज हुई है। ये वाली, ये D1 की कैंडल बड़ी मैटर करती थी। अब अगली D1 की कैंडल अगर इस रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोज होती है तो बाइंग है, जो कि हम इंट्राडे टाइम फ्रेम में करेंगे। बेशक D1 में ब्रेकआउट हो रहा है, बट बाइंग और सेलिंग दोनों इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम M15 M30 H1। तो ये कैंडल भी ज़रूरी थी, और इससे अगली जो कैंडल होगी मंडे और खास करके ट्यूसडे वाली कैंडल, वो अगर इससे ऊपर जाती हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मैं वेट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट एनालिसिस में ज़रा ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ दे सकूँगा, क्योंकि नेक्स्ट FOMC भी हो चुकी होगी, और फर्दर जो डिटेल्स हैं वो भी हमारे पास आ चुकी होंगी कि नई इंतज़ामिया के अंडर FOMC क्या स्टेटमेंट्स देती है, क्या पॉलिसीज़ बनाती है, क्या टारगेट रखती है। अलावा अजीम, अगर हम देखें, कोई TL लगा के देखें, कोई एनालिसिस करके देखें, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था, और मार्केट टाइम टू टाइम अपने स्ट्रक्चर्स को, अपने ट्रेंड को मज़ीद ऊपर करती जा रही है। यानी ट्रेंड का जो एंगल है, ये देखें, ये ब्रेक हुआ है, ये इस जगह पे ऑलमोस्ट ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद मार्केट फिर दोबारा इसको तोड़ के बाय चली गई, और इस टाइम के ऊपर मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे भी है। M15 के अंदर हेड एंड शोल्डर भी है, और H1 के अंदर एक डाइवर्जेंस का स्ट्रक्चर भी मौजूद है। अगर आपको डाइवर्जेंस देखनी आती है बता दूं, लेकिन अगर आपने सेलिंग करनी भी है ना, तो फ़िलहाल शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर, और अगर बाइंग एंट्री मिलती है, लेकिन अगर फ़िलहाल आपके सामने है ये स्ट्रक्चर, इसका देख रहे हैं, डाइवर्जेंस भी अवेलेबल है। M15 ये H4 पे डाइवर्जेंस है, यानी बीरिश सेटअप मिल गया। M15 पे हेड एंड शोल्डर है, M30 पे भी हेड एंड शोल्डर है, H1 पे कुछ खास नहीं है, H4 पे बीरिश डाइवर्जेंस है। तो आप लोगों को अगर इंट्राडे में सेलिंग मिलती है तो करें, और बाइंग का सेटअप एट द मोमेंट यही है। D1 का अगर ब्रेकआउट होता है और उसके बाद कोई नीचे मार्केट बाइंग सेटअप बनाती है तो बाय करें। एट द मोमेंट चार्ट में मुझे बाइंग सेटअप नज़र नहीं आया, बट गोल्ड को बड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। बाय ट्रेड भी फंस सकती है, सेलिंग वाली भी फंस सकती है, ठीक है। खैर, मैं आपको दीगर जो स्ट्रक्चर्स हैं, दीगर जो पेयर्स हैं, उनके ऊपर स्ट्रक्चर थोड़ा पढ़ा देता हूँ, ताकि आपकी मज़ीद अच्छा, इसका भी ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लास्ट वीक एक ख़बर थी, ठीक है, वो मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूँ। GBP JPY की बात कर रहा हूँ, जी हाँ, GBP JPY की। इंटरेस्ट रेट बढ़ना था JPY का, और इसने स्ट्रॉन्ग होना था, बट ज़रूरी नहीं होता कि सडनली स्ट्रॉन्ग हो। अब किसी न किसी लेवल, किसी न किसी पॉइंट से मार्केट ने गिरना था। जिस जगह पे खड़ी है मार्केट, ये भी एक सप्लाई एरिया है, और GBP का ये शेवा है कि ये हमेशा SL हिट हंटिंग वाले एरिया से गिरती है। ऊपर फिर एक सप्लाई है इस वाले एरिया के अंदर, तो सप्लाइयाँ तो हैं भाई। अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल मार्क कर देता हूँ, लगा देता हूँ, तो सप्लाइयाँ तो हैं भाई, ठीक है। ये एरिया आप देख रहे हैं, ये सप्लाई है। मुझे जो सप्लाई लग रही है वो ये एरिया भी ड्रॉप बेस ड्रॉप के स्ट्रक्चर के अंदर आता है। ये एरिया, ये दोनों एरिया बैक टू बैक सप्लाईज़ हैं, और बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं। ये ब्रेक करती है तो फिर भाईजान इंटरेस्ट रेट वाला जो फैसला है वो पानी के अंदर चला जाएगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है गिरे। बट H1 के अंदर भी कुछ है, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मार्केट ने जो मर्जी बाय का मूव दिया, बट मार्केट अपने स्ट्रक्चर से नहीं घूमी, अपने स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है, प्रॉपर स्ट्रक्चर्स के साथ मार्केट मूव कर रही है। अब ये चेक कीजिएगा, ये चेक करें, TL का एंगल है प्रॉपर, छोटी मोटी SL हंटिंग होती है, मार्केट है, इसका हमें पता होता है, मैं आपको बताता रहता हूँ। और अगर हम ऊपर की साइड पे भी TL लगाएं ये इस तरीके से, तो मार्केट ना फ़िलहाल ना, जो भी कहें आप, स्ट्रक्चर को ना मार्केट ना फॉलो कर रही है, ठीक है। प्रॉपर एक चैनल का स्ट्रक्चर है।
अब ये चैनल का स्ट्रक्चर कब ब्रेक होगा, कब ख़त्म होगा, ये नेक्स्ट वीक फैसला हो जाएगा। जितनी बड़ी बुलिश स्पाइक है, ऐसे लग रहा है कि बाय की तरफ ही ये ब्रेक करेगा, बट इस चैनल को मार्क कर लें प्रॉपर तरीके से। मैं जल्दी जल्दी में मार्क कर रहा हूँ, प्रॉपर आराम सुकून से तसल्ली से मार्क करें। मार्केट जिस पॉइंट पे खड़ी है वो भी सप्लाई एरिया है और उससे थोड़ा ऊपर भी सप्लाई एरिया है, तो पॉसिबिलिटी है कि ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे गिर जाए। तो सप्लाई एरिया जो मैंने अभी वाला ये वाला मार्क किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा एरिया। इसके अलावा जो करंट सिचुएशन है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। करंट सिचुएशन में आपका क्या कर सकते हैं, ये जो मैंने चैनल आपको ड्रॉ किया है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है डाउनवर्ड्स, ठीक है, तो मार्केट में बाइंग कीजिएगा, सेलिंग कीजिएगा। क्योंकि ये जो कैंडल्स लगी हैं ना, ये भी स्ट्रेटजी मैं आपको फिर कभी पढ़ाऊंगा। ये जो बीच में कैंडल्स मार्केट ने बनाई है ना, ठहरे, ये भी बड़ी ना इम्पोर्टेंट होती हैं। ये जो कैंडल्स बनाई हैं ना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। बट ओवरऑल ट्रेंड बीरिश है। मार्केट थोड़ी बहुत अगर ऐसा हंटिंग करेगी तब ही सप्लाई जोन के अंदर जाएगी और मार्केट सेलिंग के अंदर आएगी, मार्केट तब ही गिरेगी। तो ये कैंडल्स भी इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप सेलिंग करेंगे तो इस टीएल की ब्रेकआउट के ऊपर सेलिंग कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ ऊपर वाली जो सप्लाई है, यहाँ पे कोई एविडेंस मिलता है तो तब। जीबीपी यूएसडी की बात करें अगर, तो जीबीपी यूएसडी भी जो ना हम लोगों को कहीं ना कहीं किसी स्ट्रक्चर के अंदर ही नज़र आ रहा है, घूमता हुआ किसी स्ट्रक्चर को फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी ऐसे बेलगाम घोड़ा नहीं बना हुआ, बल्कि मुझे जो नज़र आ रहा है वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। एक मिनट ड्रॉ कर लेते हैं। ये देख रहे हैं, ये तो ये भी एक चैनल वाले स्ट्रक्चर के अंदर है, और H4 के अंदर जो सप्लाई है वो इसकी देखनी पड़ेगी कि कहाँ पे है। अच्छा, जीबीपी यूएसडी की जो सप्लाई पड़ी है वो थोड़ी सी ऊपर पड़ी है, वो एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अभी भी मार्केट अगर देखें तो प्राइस एक्शन के सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाले लेवल पे खड़ी है। अगर आप ये लेवल फॉलो करते हैं, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, तो मार्केट ऑलमोस्ट उसके ऊपर खड़ी है। लेकिन इससे थोड़ा सा ऊपर अगर मार्केट इस लेवल की ऐसे हंटिंग करती है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर जो है वो, अगर हम गलत नहीं हैं तो ये देखें, ये एक सप्लाई एरिया पड़ा है। ये ब्रेक होता है तो फिर आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा सेटअप वगैरह बनने का। अगर एविडेंस देता है तो सेलिंग छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आएगी। इसके अलावा यूरो यूएसडी का पेयर हम देख लेते हैं, और बिटकॉइन वगैरह की जो एनालिसिस थे मैं दे चुका था। फर्दर नेक्स्ट वीक की बात करेंगे बिटकॉइन के ऊपर। एक मिनट रुकें, यूरो यूएसडी ओपन करते हैं और आपको फर्दर गाइड करते हैं। अच्छा, यूरो यूएसडी भी ना सेम एक H1 H4 के प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर, प्रॉपर एक चैनल के अंदर घूम रहा है। पहले बीरिश चैनल का ब्रेक हुआ, अब इसने एक बुलिश चैनल, बुलिश स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जो कि पॉसिबिलिटी फ्लैग था, बट अब ये इनवैलिड हो चुका है, क्योंकि फ्लैग ने ब्रेकआउट करना होता है। इतना लंबा फ्लैग जो है वो वैलिड नहीं होता। फ्लैग ने 2-3 स्विंग्स के बाद मार्केट को रिजल्ट देना होता है, और फ्लैग तब भी काम करेगा जब ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट ही नहीं होगा तो फ्लैग ने कहना जी मेरे तो रूल्स ही मार्केट ने फॉलो नहीं किए। तो ये देखें, ये स्ट्रक्चर है, मैं इसको रिवर्सल नहीं काउंट कर रहा। हालांकि हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर भी नीचे था, बट मैं इसको रिवर्सल स्टिल काउंट नहीं करूँगा। मैं कहूँगा कि वेट करें, मार्केट किसी बहुत अच्छे सप्लाई के लेवल के ऊपर तो नहीं है, बट इस चैनल का ब्रेक करें, वेट करें। अगर ये ऊपर ब्रेक होता है तो आप बाइंग करें H1 के अंदर, नीचे ब्रेक होता है तो सेलिंग करें। मैं आपको प्रॉपर सेटअप दे रहा हूँ। मार्केट में इलेक्शन हुए हैं यूएस के, पॉलिसीज़ अभी वाजिया हो जाएंगी कुछ दिनों में, नेक्स्ट वीक तक पॉसिबिलिटी है कि मैं वाजिया आपको एक रिज़ल्ट दूँ, ठीक है। ये टैब के ऊपर कर रहा हूँ, अकाउंट भी मेरा दूसरा लगा हुआ है। अच्छा प्यारे भाइयों, अब ज़रा चलते हैं वॉच लिस्ट के अंदर, BTC के ऊपर भी बात करते हैं। मार्केट ना भाई मैनिपुलेट करेगी, वेट करो, मार्जिन बचा के रखो, पैसा बनेगा। ट्रेड गलत लगाना कोई जुर्म नहीं है, ठीक है। मार्जिन ज़्यादा यूज़ करना जुर्म है, मार्जिन ज़्यादा यूज़ नहीं करना भाई। अच्छा, हम इसके अंदर फ्लैग फ्लू ये वो बड़ा रोते रहे, फ्लैग है, मार्केट बड़ी बाय जाएगी, और ऐसा हुआ भी। करंट अगर स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो मार्केट ना इस वाले एक ऐसा लग रहा था कि हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर्स बनेगा, बट हेड एंड शोल्डर हमेशा याद रखिएगा, जो क्राउन एंड पैटर्न होता है या हेड एंड शोल्डर या सप्लाई एंड डिमांड के अंदर QM होता है, वो मेजर स्ट्रक्चर के ऊपर होता है, माइनर स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं होता, छोटे स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं होता, पिद्दू सा नहीं होता, बड़ा होता है, वाजिया होता है।
ठीक है, पैगाम देता है वो। तो मार्केट ना इस तरह की सिचुएशन में ट्रैप है, ना बाय जा रही है ना सेल जा रही है, ठीक है। ये सिचुएशन भी ना प्राइस एक्शन ट्रेडर समझ सकता है, S&D में ज़रा बंदा स्ट्रक्चर में फंस जाता है। अब ये देख रहे हैं मार्केट ना बाय में है ना सेल में है, हायर लो भी बना रही है, लोअर हाई भी बना रही है। तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के स्ट्रक्चर के अंदर है जो कि कंटिन्यूशन पैटर्न है। अगर मार्केट अबव इसको ब्रेक करती है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट मजीद बाय जा सकती है, वो एक 17-18 वाला टारगेट मार्केट कर सकती है। बट जैसे मैंने कहा था कि भाई फेब जो महीना होगा, फेब का एंड जाके और फेब का जो मिड होगा, इसमें को फैसला कुन मराहल शुरू होंगे। उससे पहले मार्केट थोड़ी ब्लीड करेगी, मार्केट थोड़ा रुलाएगी, फंसाएगी, ट्रैप करेगी, साइड वे में रुकेगी। बट इस साइड वे के बाद खामोशी आएगी। अगर डाउनवर्ड स्पाइक आती है, बहुत बड़ी स्पाइक आती है, बिटकॉइन 89 पे चला जाता है, 80 पे चला जाता है, 77 पे चला जाता है, भाई मैं तो और बाइंग करूँगा, ठीक है, 2 साल 3 साल 4 साल के लिए बाइंग करूँगा। लेकिन अगर ब्रेक करता है तो अपनी जो बाइंग है उसको होल्ड करूँगा। मैं बिटकॉइन अपना बेचने वाला नहीं हूँ, ये एक एसेट है, अगर आपके पास है तो इसको सेव करके रखें, बाकी शिट कॉइन से बचें। आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह ताला। थोड़ा फर्स्ट टाइम है टैब के ऊपर एनालिसिस करना, लिया था इसीलिए, बट मैं अमूमन पीसी के ऊपर कंफर्टेबल होता हूँ। बट बाय द वे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।